नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है कुषाण वंश एवं गुप्त साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम कुषाण वंश के बारे में और गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, गुप्त कुषाण वंश पढ़ेंगे पहले और उसके बाद जो है गुप्त वंश के बारे में। तो लिख लेते हैं कुषाण वंश एंड गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य यानी आज ही की क्लास में जो है हम गुप्त साम्राज्य को भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कुषाण वंश के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश, और कुषाण वंश में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं आप सभी को पता होना चाहिए, कनिष्क से पूछे जाते हैं। और ये कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। अब यहाँ पे बात करेंगे कुषाण वंश के संस्थापक यानी फाउंडर की। यदि बात करते हैं तो इसके फाउंडर थे कुजुल कड़फिसेस, जो कि मध्य एशिया से आए थे और यह जो है यूची जनजाति के थे। साथ ही दोस्तों, कुजुल कड़फिसेस का जो उत्तराधिकारी कौन था? विम कड़फिसेस था। और साथ ही दोस्तों, विम कड़फिसेस को जो है वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर जो है माना जाता है, क्योंकि इसने जो है दोस्तों कुषाण वंश को जो है प्रसिद्धि वगैरह जो है इसने दिलाई थी, तो इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और साथ ही इसने शक्तिशाली बनाया था। साथ ही दोस्तों, विम कड़फिसेस की यदि बात की जाए तो इसने जो है सोने व तांबे के सिक्के चलवाए थे और ये जो है शैव धर्म का अनुयायी था। अब ये शैव धर्म का अनुयायी था, ये कैसे पता लगता है? क्योंकि इसके कुछ सिक्के मिले थे जिन पर भगवान शिव और उनके नंदी यानी बैल की आकृति के सिक्के जो है मिले थे। साथ ही इसकी उपाधियों की यदि बात की जाए तो सम्राटों का सम्राट, सर्वलोकेश्वर और महेश्वर, ये इसकी उपाधियाँ थी। तो अब इनको लिख लेते हैं, फिर कनिष्क के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो किसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं? कुषाण वंश के बारे में। तो दोस्तों, संस्थापक की यदि बात करेंगे, संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस, ये कुजुल कड़फिसेस हो गए। और साथ ही दोस्तों, कुजुल कड़फिसेस की यदि बात की जाए तो ये कुजुल कड़फिसेस। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कुषाण कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए। कुछ कहाँ से दोस्तों? मध्य एशिया से जो है आए थे, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, ये मध्य एशिया से जो है आए थे, लेकिन किस जनजाति के? तो ये है जो है यूची जनजाति के थे। यूची जनजाति के थे। कौन सी जनजाति के थे? यूची जनजाति के थे। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, अब कुजुल कड़फिसेस ने जो है अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? तो इसके उत्तराधिकारी की यदि बात करते हैं, इसका उत्तराधिकारी बना था विम कड़फिसेस। सक्सेसर कौन बना था? विम कड़फिसेस। विम कड़फिसेस। विम कड़फिसेस जो है किसका उत्तराधिकारी था? कुजुल कड़फिसेस का उत्तराधिकारी था। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको जो है वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। क्या दोस्तों? वास्तविक संस्थापक जो है इसको कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम इसके बात करते हैं, इसके टाइटल यानी इसकी उपाधि की बात कर लेते हैं। यानी इसने कौन सी उपाधि या टाइटल जो है धारण किए थे? जैसा सम्राटों का सम्राट, सम्राटों का सम्राटों का सम्राट। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं सर्वलोकेश्वर, सर्वलोकेश्वर हो गया। और साथ ही दोस्तों, महेश्वर। तो ये सभी जो है किसके टाइटल थे? ये सभी जो है विम कड़फिसेस के टाइटल हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो इसके टाइटल हो गए। इसने जो है दोस्तों सोने व तांबे के सिक्के चलवाए थे। सोने व तांबे के सिक्के चलाए, याद रखें दोस्तों, सोने व तांबे के सिक्के जो है चलाए थे। और साथ ही दोस्तों, इसके सिक्कों पर जो है, यानी पहले लिखेंगे दोस्तों, शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी था। कौन था दोस्तों? शैव धर्म का अनुयायी था। तो ये आपको याद रखना। और यदि बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसके सिक्कों पर जो है भगवान शिव
व नंदी बैल आकृति के सिक्के मिले हैं। बैल आकृति के सिक्के मिले हैं। किसके दोस्तों? बैल आकृति के सिक्के मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था किसके बारे में? कुजुल बिम कटफिशेस के बारे में। और इसके बाद अब कौन आएगा? इसके बाद गद्दी पर आएगा कनिष्क। तो पहला भी इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर कनिष्क के बारे में देखेंगे। तो यदि कुषाण वंश की बात की जाए तो इसके संस्थापक है कुजुल कटफिशेस। कौन दोस्तों? कुजुल कटफिशेस। साथ ही ये कुषाण कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से कुषाण आए थे। और यह जो है यूची जनजाति के थे। किस जनजाति के थे? यूची जनजाति के थे। अब कुजुल कटफिशेस के बाद जो है इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? बिम कटफिशेस बना था। कौन दोस्तों? बिम कटफिशेस जो है कुजुल कटफिशेस के बाद गद्दी पर बैठा था। इसको जो है वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर जो है इसको माना गया है। साथ ही इसके टाइटल यानी उपाधि की बात की जाए तो सम्राटों का सम्राट, सर्वलोकेश्वर और महेश्वर, ये तीनों किसकी उपाधियाँ थीं? तो ये तीनों जो है बिम कटफिशेस की उपाधियाँ थीं। साथ ही दोस्तों इसने जो है सोने व तांबे के सिक्के चलवाए थे। सोने व तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे? बिम कटफिशेस ने चलवाए थे। और ये जो है शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी कौन था? बिम कटफिशेस। अब ये कैसे पता लगता है कि शैव धर्म को मानने वाला, शैव यानी भगवान शिव की उपासना करने वाला या भगवान शिव को मानने वाला, तो उनको शैव धर्म का अनुयायी कहा जाता है। तो आप दोस्तों इसके जो है कुछ सिक्के मिले हैं जिन पर भगवान शिव और भगवान शिव के नंदी बैल की आकृति के सिक्के मिले हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये जो है शैव धर्म का अनुयायी था, यानी भगवान शिव की उपासना करता था। अब दोस्तों इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है कनिष्क। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं कनिष्क। कनिष्क कनिष्क की यदि बात की जाए तो ये जो है 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 110 एडी तक यानी 110 ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है जो बिम कटफिशेस का इसी का पुत्र किसको माना जाता है? कनिष्क को जो है माना जाता है। लेकिन अब ये कैसे जानकारी मिलती है कि कनिष्क को जो है किसका बिम कटफिशेस का पुत्र माना जाता है? तो एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है लबेटक अभिलेख, जो कि अफगानिस्तान के लबातक स्थान से जो है मिला है। तो इससे पता लगता है कि कनिष्क जो है बिम कटफिशेस का पुत्र होने का पता चलता है। इनकी दो राजधानियाँ थी, पुरुषपुर जो कि दोस्तों पेशावर है। पुरुषपुर की यदि बात की जाए तो इसको पेशावर के नाम से भी जाना गया है। मथुरा और जो कि वर्तमान यूपी में पड़ती है। तो इन सभी को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। कनिष्क के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। कनिष्क की यदि बात की जाए तो लबेटक अभिलेख से पता लगता है कि कनिष्क जो है बिम कटफिशेस का बेटा था। लिखेंगे जबेटक अभिलेख से पता चलता है कनिष्क बिम कटफिशेस का बेटा था। कटफिशेस का बेटा था। तो ये किस अभिलेख से पता लगता है? तो ये रबेटक अभिलेख से पता लगता है। और ये रबेटक अभिलेख कहाँ पे मिला है? अफगानिस्तान के लबातक स्थान से जो है मिला है। अब इनकी राजधानियों की यदि बात करते हैं, इनकी दो राजधानियाँ थी। पहली थी दोस्तों पुरुषपुर। राजधानियाँ पहली थी पुरुषपुर को जो है पेशावर के नाम से भी जाना गया। पेशावर कहाँ पे है? पाकिस्तान में वर्तमान। तो दोस्तों कुषाण कहाँ पर आए थे? पाकिस्तान, यूपी और पंजाब क्षेत्र में जो है इनका शासन था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी मथुरा वर्तमान में कहाँ पे पड़ती है? तो ये यूपी में पड़ती है मथुरा। अब साथ ही दोस्तों कनिष्क जो है इस वंश का सबसे शक्तिशाली या सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो लिख लेते हैं इसको, यानी कनिष्क इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो ये आपको पता होना चाहिए कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। और साथ ही दोस्तों कनिष्क गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तक्षशिला का गवर्नर था। कनिष्क गद्दी पर बैठने से
पहले गवर्नर था। तो ये कहाँ का गवर्नर था, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ का गवर्नर था। तक्षशिला का। कहाँ का दोस्तों? तक्षशिला का गवर्नर था। लिखेंगे तक्षशिला का गवर्नर था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कनिष्क के समय जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में जो है हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कौन थे दोस्तों? उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो लिख लेते हैं कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। अब ये चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी दोस्तों? लिख लेते हैं कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडल वन में। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष की यदि बात की जाए वसुमित्र। उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए अश्वघोष। और ये अश्वघोष की यदि बात करते हैं तो ये कौन थे? कनिष्क के दरबारी कवि थे और लेखक थे। और साथ ही दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। याद रखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो है, यानी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था। कौन सी? महायान शाखा। और दोस्तों कौन सी? हीनयान शाखा। इन दो शाखाओं में जो है बट गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और यदि इसकी बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यानी बौद्ध धर्म जो है चौथी बौद्ध संगीति में दो शाखाओं में जो है विभाजित हो गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी कनिष्क 78 AD में गद्दी पर बैठा था, तो इसी दिन इसने शक संवत चलाया था। लिख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कनिष्क के बारे में। कनिष्क की यदि बात की जाए, कनिष्क गद्दी पर जो है कब बैठा था? तो 78 AD में गद्दी पर बैठा था। लिखेंगे 78 AD यानी 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसी दिन इसने शक संवत चलाया था। शक संवत चलाया था। क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। कब चलाया था? 78 AD यानी 78 ईस्वी में जो है इसने चलाया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कनिष्क को द्वितीय अशोक भी जो है कहा जाता है। लिख लेते हैं कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। किसको द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों इसी के समय जो है गांधार कला एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। गांधार व मथुरा कला का विकास हुआ। और ये जो है मूर्ति बनाने की कला थी। मूर्ति बनाने की कला कौन सी थी दोस्तों? गांधार कला और मथुरा कला। इनका विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में जो है हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे
कि इसने जो है शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे जिस पर सूर्य देवता का चित्र था, और सूर्य देवता को जो है हेलियोक्लिज का प्रतीक माना गया है। लिख लेते हैं इसको, यानी शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो शुद्ध सोने के सिक्के जो है किसने चलाए थे? कनिष्क ने चलाए थे। और इस पर जो है सूर्य देवता का चित्र अंकित था। किसका? सूर्य देवता छपे हुए थे। और साथ ही सूर्य देवता को हेलियोक्लिज का प्रतीक माना गया है। हेलियोक्लिज का प्रतीक माना गया। किसका दोस्तों? हेलियोक्लिज का जो है प्रतीक माना गया है। अब इसके दरबारी का भी देख लेते हैं कि इसके दरबार में जो है कौन कौन रहते थे। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करेंगे दरबारी। इसके दरबारी की यदि बात की जाए तो दरबार में जो है राजनीतिक कवि या लेखक कौन थे? तो अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी थी, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में जो है बताया गया था। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, राजनीतिक कवि या लेखक कौन थे? तो अश्वघोष थे, अश्वघोष थे। तो ये किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में थे। अब आते हैं दोस्तों नागा अर्जुन की यदि बात की जाए तो ये जो है शून्यवाद का जनक, और साथ ही दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत का जनक जो इनको कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों इनकी एक पुस्तक भी है, नागार्जुन की पुस्तक की यदि बात की जाए तो इनकी पुस्तक कौन सी है? अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्रज्ञा पारमिता, याद रखेंगे दोस्तों, प्रज्ञा पारमिता सूत्र की यदि बात की जाए तो ये किसकी पुस्तक है? नागार्जुन की पुस्तक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसके दरबार में चरक और रहते थे। चरक ने जो है क्या लिखा था? चरक संहिता भी पूछी गई है। चरक संहिता किसने लिखी थी? चरक ने लिखी थी। और ये जो है चिकित्सा से संबंधित थी। किससे? चिकित्सा से संबंधित थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किससे? चिकित्सा से संबंधित थी। अब दोस्तों इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक यानी कुषाण वंश का अंतिम शासक की यदि बात की जाए तो वासुदेव सेकंड जो है ये कुषाण वंश का अंतिम शासक था। अब दोस्तों ये हमारा कुषाण वंश जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी टॉपिक ये हमारा कंप्लीट जो है हो चुका है। कौन सा? कुषाण वंश का। तो अब इसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए, और उसके बाद जो है हम गुप्त साम्राज्य को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क जो है 78 AD में गद्दी पर बैठता है और 110 AD तक जो है गद्दी पर रहेगा। साथ ही कनिष्क के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है कि कनिष्क जो है किसका बेटा था? भीम कड़फिसेस का बेटा था। तो एक लबेटा का भी लेख मिला है जो कि अफगानिस्तान के लबातक स्थान से। तो यहाँ से पता चलता है कि कनिष्क जो है भीम कड़फिसेस का बेटा था। और साथ ही इनकी जो है दो राजधानी थी, पुरुषपुर जो कि पेशावर के नाम से भी जानी जाती है, मथुरा जो कि वर्तमान यूपी में। तो कुषाण कहाँ पर आए थे? पाकिस्तान, पंजाब, यूपी में आए थे, यानी इनमें जो है इनका शासन था। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। गद्दी पर बैठने से पहले ये कहाँ का गवर्नर था? तो तक्षशिला का गवर्नर था। क्वेश्चन पूछा जाता है कनिष्क जो है गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो ये तक्षशिला का गवर्नर था। कहाँ का दोस्तों? तक्षशिला का गवर्नर था। साथ ही कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और ये चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और ये चौथी बौद्ध संगीति संबंधित थी बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। और साथ ही चौथी बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था। पहली महायान शाखा जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, दूसरी थी हीनयान शाखा जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इन सभी के बारे में हमने बौद्ध धर्म में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और साथ ही दोस्तों कनिष्क की यदि बात की जाए तो ये 78 AD में जो है गद्दी पर बैठा। जब ये 78 AD में गद्दी पर बैठता है तो इसी दिन जो है इसने शक संवत चलाया था।
तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सक्षम वध किसने चलाया था और कब चलाया गया था, क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। तो सक्षम वध को कनिष्क ने जो है चलाया था और 78 ईस्वी या एडी में चलाया था। साथ ही कनिष्क को जो है द्वितीय अशोक कहा जाता है, क्योंकि इसने भी बहुत सारे अच्छे कार्य जो है कराए थे। साथ ही इसी के समय जो है गांधार कला एवं मथुरा कला का जो है विकास हुआ था, जो कि मूर्ति बनाने की कला है दोनों, गांधार और मथुरा कला। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे किसने, कनिष्क ने, और इन पर जो है सूर्य देवता का चिन्ह चित्र छपा हुआ था, और साथ ही सूर्य देवता को हेलियोक्लेज का प्रतीक भी जो है माना गया है। इसके दरबारी की यदि बात की जाए तो इसके दरबार में कौन कौन रहते थे, तो राजनीतिक कवि या लेखक थे अश्व घोष, जिन्होंने जो है बुद्ध चरित्र लिखी थी, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। साथ ही नागार्जुन थे, जो कि विदर्भ के ब्राह्मण थे, इनको शून्यवाद का जनक और सापेक्षता का सिद्धांत का जनक इनको कहा जाता है। साथ ही दोस्तों इनकी एक पुस्तक थी प्रज्ञा पारमिता सूत्र, तो ये किसकी पुस्तक है, ये नागार्जुन की पुस्तक है। साथ ही चरक भी इसी के दरबार में रहते थे, इन्होंने लिखी थी चरक संहिता, ये भी कई बार पूछी गई है, जो कि चिकित्सा से संबंधित थी। और अंतिम शासक है इस वंश का वासुदेव सेकंड, कौन, वासुदेव सेकंड। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कुषाण वंश के बारे में। तो आप दोस्तों किसके बारे में जानने वाले हैं, आप जानेंगे दोस्तों गुप्त साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में, तो गुप्त साम्राज्य की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। दोस्तों गुप्त साम्राज्य की यदि बात की जाए तो गुप्त साम्राज्य का समय जो है कब से कब तक रहा था, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 319 ईस्वी से 319 एडी से लेकर 540 एडी तक जो है रहा था, 540 ईस्वी तक। एडी मतलब होता है दोस्तों ईस्वी तक। अब यहाँ पे पहले हम इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद जो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य की यदि बात की जाए तो गुप्त साम्राज्य को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो है कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है बहुत सारी अच्छे काम जो है हुए थे, तो इसीलिए जो है भारतीय इतिहास का जो है स्वर्णकाल किस युग को कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। अब दोस्तों यदि बात की जाए गुप्त कौन थे, तो गुप्तों की यदि बात कौन करते हैं तो ये कौन थे, तो कुषाणों के सामंत थे। कुषाण जो है यानी गुप्त साम्राज्य से पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, तो कुषाणों के बारे में पढ़ा था। तो ये इन्हीं कुषाणों के सामंत, सामंत होता है दोस्तों मंत्री, यानी कुषाणों के मंत्री थे। और जब कुषाणों का अंतिम शासक आया था वासुदेव सेकंड, इसकी जो है ये कमजोर शासक था, तो इस प्रकार जो है इसके मंत्रियों ने हत्या करके जो है एक नए साम्राज्य की स्थापना की थी, गुप्त साम्राज्य की। अब गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है श्रीगुप्त, कौन दोस्तों, श्रीगुप्त, जिनकी उपाधि है महाराज की उपाधि है। और साथ ही दोस्तों इनके बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है श्रीगुप्त के बारे में। इनके बाद कौन आता है, गद्दी पर आता है इनका बेटा घटोत्कच, कौन, घटोत्कच। ये श्रीगुप्त के बेटे थे, कौन थे दोस्तों, श्रीगुप्त के बेटे थे। अब दोस्तों ये भी जो है कमजोर शासक था, अब इनके बारे में भी इतना कुछ खास जानने को नहीं है, ना ही इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब इनके बाद आता है घटोत्कच के बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 319 बीसी में, 19 बीसी नहीं 19 एडी में गद्दी पर बैठता है और 334 एडी तक गद्दी पर रहता है। और गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली, यानी गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली किसने बनाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने बनाया था। इसीलिए जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। तो इनको अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आगे की यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, संस्थापक की हम बात करने वाले हैं। संस्थापक, संस्थापक कौन है दोस्तों, संस्थापक की यदि बात की जाए तो श्रीगुप्त, श्रीगुप्त जो है कौन थे, ये संस्थापक थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, श्रीगुप्त की उपाधि भी थी, यानी एक टाइटल भी है, तो इसको भी लिख लेते हैं। टाइटल क्या है, महाराज की उपाधि है। महाराज की उपाधि किसकी है, महाराज की उपाधि। साथ ही दोस्तों गुप्त साम्राज्य की यदि बात की जाए तो इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा गया है, गुप्त साम्राज्य को कहा गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी श्रीगुप्त के बाद गद्दी पर कौन आता है, तो श्रीगुप्त के बाद गद्दी पर कौन आता है, श्रीगुप्त के बाद आता है घटोत्कच। कौन आता है, घटोत्कच आता है। कौन आता है दोस्तों, घटोत्कच आता है। और ये भी जो है कमजोर शासक था, कमजोर शासक था। अब इसके बाद जो है गद्दी पर कौन आता है, इसके बाद आता है दोस्तों
चंद्रगुप्त प्रथम तो लिखेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम की यदि बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 AD में गद्दी पर आते हैं और 334 AD तक जो है गद्दी पर रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की यदि बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे तो गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया था। गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली किसने बनाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने बनाया था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं इनकी उपाधि देख लेते हैं और उपाधि के बाद जो है इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों इनकी उपाधि कौन कौन सी हैं? तो इनकी उपाधि है चंद्रगुप्त प्रथम की महाधिराज की। याद रखें दोस्तों, उपाधि यानी टाइटल लिख लेते हैं इनका कि इनकी उपाधि कौन सी है? चंद्रगुप्त प्रथम की महाधिराज, महाधिराज। याद रखें दोस्तों, महाराजा धीराज होगी, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज जो है किसकी उपाधि है? तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम की है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। लिखेंगे दोस्तों गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है दोस्तों इनको माना जाता है। किसको माना जाता है वास्तविक संस्थापक? चंद्रगुप्त प्रथम को जो है माना जाता है। आप दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठे थे 1900 ईस्वी में, इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। लिखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम यानी जिस दिन गद्दी पर बैठे थे, जिस दिन गद्दी पर बैठे उसी दिन 319 ईस्वी में जो है क्या गुप्त संवत चलवाया था। क्या दोस्तों? गुप्त संवत चलाया। तो ये आपको याद रखना है, क्या चलाया था? गुप्त संवत जो है चलाया था। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पे अब इसका रिवीजन कर लेते हैं, आगे की चर्चा बाद में करेंगे। तो दोस्तों क्या चलाया था? गुप्त संवत जो है चलाया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की यदि बात की जाए तो इनका समय 319 AD से 540 AD तक जो है रहा था। संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त जो है संस्थापक माने जाते हैं, जिनकी उपाधि यानी टाइटल है महाराज। और साथ ही दोस्तों गुप्त साम्राज्य को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। श्रीगुप्त के बाद आते हैं घटोत्कच, जो कि एक बहुत ही कमज़ोर शासक थे, इतना इनके बारे में कुछ जानने को है ही नहीं। और साथ ही घटोत्कच के बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 319 AD से लेकर 334 AD तक जो है गद्दी पर रहेंगे। साथ ही गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली इन्होंने बनाया था, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है। और इनकी उपाधि है महाराजा धीराज की इनकी उपाधि है। वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर इनको माना जाता है, क्योंकि इन्होंने गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया था। जिस दिन ये गद्दी पर बैठे थे, यानी जिस दिन ये गद्दी पर बैठे उसी दिन 319 ईस्वी में जो है इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे के जो बचे हैं इनको हम कल की क्लास में जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।